लो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इसे देखो। ये है 1924 में खुद आइंस्टाइन द्वारा लिखी गई वो आखिरी मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बेसिस पर उन्होंने अपने करियर की आखिरी डिस्कवरी यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया था। यस आई नो, इसमें सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है एंड यू कैंट रीड जर्मन, बट मैंने आपको पूरा पढ़ने के लिए कहा भी नहीं, आपको बस इसके सेकेंड लाइन पर फोकस करना है। दैट्स इट। क्या हुआ? कोई जाना पहचाना नाम नजर आया? यस, ही इज आवर इंडियन पॉलीमैथ सर सत्येंद्रनाथ बोस जी, जिसके दम पर आइंस्टाइन ने उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया था, कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बट अब ऐसी भी क्या बात आ गई कि हम अचानक से आज 98 इयर्स बाद इस बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की बात कर रहे हैं? वेल, द आंसर इज क्वाइट सिंपल। अभी कुछ ही महीनों पहले अगस्त में 3 जर्मन फिजिसिस्ट जिया ड्वाली, फ्लोरियन क्यूनेल और माइकल ज़ैंटेडिशी ने अपने एक रिसर्च में ये पाया कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पीईसी में छोटे छोटे वर्टाइसेस यानी बवंडर बनने लगते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज सरप्राइजिंगली बिल्कुल ब्लैक होल्स से मिलती जुलती है। नाउ दिस इन इटसेल्फ इज अ स्मार्ट डिस्कवरी। सो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि शायद ब्लैक होल भी वोर्टाइसिस से ही बने होंगे? वेल फ्रेंड्स, जब बोस जिंदा थे ना, तो किसी ने उनके मुंह पे ये कहा था कि क्या तुझे कभी रिकॉग्निशन मिलेगा भी क्या? और इस पर उन्होंने पोलाइटली ये कहा कि मुझे मेरे हिस्से का रिकॉग्निशन ऑलरेडी मिल चुका है। वेल, पर क्या सच में? बात ये ना, 19th सेंचुरी तक बोस क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक जाने माने नाम बन चुके थे, स्पेशली आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इस इक्वेशन की डिस्कवरी के बाद खुद 1933 में नोबेल प्राइज जीत चुके पॉल डायरेक्ट ने न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल्स को क्लासिफाई करने के लिए एक नई कैटेगरी बनाई, कॉल्ड द बोसॉन्स, फॉर पार्टिकल्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सही क्लिक हुआ। हम जिसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन कहते हैं, वो भी असल में इसी वजह से बोसॉन कहलाया जाता है, यानी यस, ही वाज दैट फेमस। अब यहाँ पर अगर उनके वर्क को बहुत ही अच्छे से देखा जाए ना, तो इवन पर्सनली मैं भी ये बिलीव करता हूं कि वो नोबेल प्राइज डिजर्व करते थे। लाइक फॉर इंस्टेंस, इन हिग्स बोसॉन्स को प्रेडिक्ट करने वाले पीटर हिग्स और उनके अलावा एटलीस्ट 6 अन्य फिजिसिस्ट इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज जिस डिस्कवरी के लिए मिला है वो सर सत्येंद्रनाथ बोस के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर ही एक्स्ट्रा वर्क है। पर क्या उनके वर्क के साथ कभी बोस का नाम जोड़ा गया? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अपना पेपर आइंस्टाइन को मेल करने से पहले बोस खुद उसे पब्लिश करना चाहते थे, वो भी उस समय की एक पॉपुलर साइंस जर्नल द फिलोसॉफिकल मैगजीन में। बट गेस व्हाट, बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए उस जर्नल ने उनके पेपर को साफ रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उन्हें आगे चल के मजबूरन वही सेम रिसर्च पेपर इस बार आइंस्टाइन के जरिए एक जर्मन जर्नल में पब्लिश करवाना पड़ा। बट चलो ठीक है, टेंशन नॉट, चीजें यहां पर बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि इस साल 4 जून को गूगल ने अपना गूगल डूडल ये रखा। गूगल बेसिकली उस दिन को याद कर रहा था जब बोस ने आइंस्टाइन को अपना पहला पेपर सेंड किया था। नाउ अगर तुम मुझसे पूछो, इट्स अ गुड स्टार्ट कि इंडियन साइंटिस्टों को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है बाय वेस्टर्नर्स, पर यहां पर जरा 1 मिनट सोचो और जरा गौर करो, आज अचानक से गूगल बोस से जुड़े हुए एक ऑर्डिनरी डेट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? अगर उसे रिकॉल करना ही था तो या तो बोस के बर्थडे पर करते या फिर 2 साल रुककर 2024 को, जब उस इंसिडेंट को पूरे 100 साल हो जाते। आखिर इसी साल ही क्यों? क्या इस साल ऐसा कुछ खास हुआ है क्या related to that 1924 research paper? Well, yes, अब जाके चीजें थोड़ी कनेक्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस रिसर्च पेपर के बारे में, इसी साल जो पब्लिश हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच जो भी ब्लैक होल स्पिन करते हुए नजर आते हैं उन्हें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में कन्वर्ट किए गए ग्रेविटॉन्स के साथ जोड़कर देखा गया है। रिसर्चर्स का इस पर यह कहना है कि ग्रेविटॉन्स को जब हम बीसी स्टेट तक लेकर जाते हैं तब उनमें छोटे छोटे वोर्टाइसेस यानी बवंडर बनने लगते हैं, और प्रोबेबली आज के ब्लैक होल सारे ऐसे ही ग्रेविटॉन्स से ही कवर्ड है। अर्थात मित्रों, आज हमें शायद ये जवाब मिल चुका है कि ब्लैक होल्स असल में एक तरह के बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट से बने होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। साल 1998-99 में डैनिश फिजिसिस्ट लेने हॉ और उनके कॉलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने सोडियम एटम्स को उसके बीसी स्टेट तक पहुंचा के उससे एक बीम ऑफ लाइट को पास किया था। और फिर पता है उसमें उन्होंने क्या देखा? While passing through the BEC state of sodium, उस लाइट की स्पीड अपने यूजुअल 2,99,792 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सीधा 61 किलोमीटर पर आवर पर आकर अटक
तक गई, यानी इतना कि अगर आप अपनी एक्टिवा लेकर भी उससे रेस करोगे ना तो भी उसे आसानी से हरा दोगे। अब आई नो ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ब्लैक होल्स के अलावा कोई और चीज लाइट की स्पीड को मैनिपुलेट कर सकती है, बट बिलीव मी, एक बार आपको इस BC के पीछे का साइंस समझ में आ गया ना तो एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि लेट 19th से 20th सेंचुरी के बीच जब ज्यादातर फिजिसिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर चर्चा कर रहे थे, तब उस वक्त कुछ इंटेलिजेंट माइंड्स ये सोच रहे थे कि एक्सट्रीम कूलिंग और एक्सट्रीम हीटिंग के बाद इन मैटर और उनके स्टेट्स के साथ क्या होता होगा। टू आंसर दिस, एक्सट्रीम हीटिंग के मामले में सर विलियम क्रोक्स ने 1879 में जवाब दिया प्लाज्मा, द 4th स्टेट ऑफ मैटर, और इसके विपरीत एक्सट्रीम कूलिंग के मामले में सर सत्येंद्रनाथ बोस ने जवाब दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BC, द 5th स्टेट ऑफ मैटर। यानी सभी फिजिसिस्ट के लिए अब गोल बिल्कुल सेट था कि उन्हें नेक्स्ट अब किस चीज की तलाश करनी थी। वेल, आओ आपको कुछ दिखाता हूं। ये देख रहे हो, ये है प्लाज्मा, और फिर ये देख रहे हो, ये भी है प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा। यानी बेसिकली हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर ब्रह्मांड हमेशा से प्लाज्मा से ही भरा हुआ था। सो नाउ क्या ऐसा सेम सीन BC के साथ भी है? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। आज से 2 साल पहले साल 2020 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुबीडियम 87 को जब BC स्टेट में पहुंचाया गया था तो उसके स्टेट को सिर्फ 1.18 सेकेंड्स तक ही मेंटेन किया गया था, क्योंकि BC स्टेट में ले जाने के लिए पहले तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम के जरिए एक चेंबर में सस्पेंड किया जाता है, एंड देन उन्हें लेजर्स की मदद से टेम्परेचर स्केल के सबसे लोएस्ट पायदान यानी एब्सोल्यूट 0 तक पहुंचाया जाता है। नतीजा, एट सच सुपर कूल टेम्परेचर्स, एटम्स जो यूजुअली किसी वेव की तरह रैंडमली ऊपर नीचे आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हैं, वो इवेंचुअली अपनी ज्यादातर एनर्जी को खो देते हैं। उनकी इंडिविजुअल वेव हद से ज्यादा स्लो हो जाती है और उनके वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं, एंड फाइनली उस सिस्टम के सभी सस्पेंडेड एटम्स एक सिंगल बड़ी सी वेव में ऑसिलेट करने लगते हैं। यानी नजारा कुछ ऐसा होता है एज इफ सारे एटम्स ने एक दूसरे के साथ जुड़कर मानो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खो दी हो, एंड नाउ दे हैव बिकम कंडेंस्ड इनटू जस्ट वन सिंगल बड़ा सा एटम कॉल्ड BC। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इन BC के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूनिवर्स में अब तक ऑब्जर्व की गई कोई भी चीज एब्सोल्यूट 0 के मार्क को टच नहीं करती अंडर नेचुरल कंडीशंस। मीनिंग, जैसे इन BCs की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए उनमें इंटरफियर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड और कूलिंग लेजर्स स्विच ऑफ किए जाते हैं, आसपास की सराउंडिंग हीट से तपकर वो कुछ ही सेकेंड्स में वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने लगते हैं, और फिजिसिस्ट के पास बस कुछ ही सेकंड्स का वक्त होता है अपने रीडिंग्स लेने के लिए। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि कभी कभार उतना ही समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरीज करने के लिए भी काफी होता है। लाइक 1995 से लेकर अब तक कितने ही फिजिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी में BCs को क्रिएट किया है, बट ISS की 0 ग्रेविटी में जो यूनिक हुआ वो ये कि आउट ऑफ ऑल दी रुबीडियम 87 एटम्स जो उस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुए थे, कुछ एटम्स BC में पूरी तरीके से तब्दील हुए ही नहीं, एंड इंस्टेड उन्होंने BC में बदले एटम्स के इर्द गिर्द एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना लिया। यानी यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली कि ये BC ऑर्डिनरी मैटर से ही बनता है एंड सो इट हैज अ मास, और दूसरी स्पेस की 0 ग्रेविटी में BC के अराउंड एक ऑर्डिनरी मैटर की रिंग बनती है, एंड फाइनली ये BC लाइट की स्पीड को ड्रास्टिकली गिराने की भी काबिलियत रखता है। अब ये सारी बातें सुनकर आप मुझे बताओ, ब्रह्मांड की वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी आपके आंखों के सामने नजर आ रही है? यस, एग्जैक्टली, अ ब्लैक होल। हालांकि आई विल ऑल्सो से कि पहले ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से अच्छा लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि इस नए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और हमें क्या क्या नया पता चलता है। टिल देन हम अगर चाहे तो उसके रीसेंट एप्लीकेशन पर फोकस कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर जब लीने हॉ और उनकी टीम ने एक लाइट बीम को स्लो डाउन किया था यूजिंग BC, तब उसके बाद सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स में फिजिसिस्ट अब एक लाइट पल्स को पूरी तरीके से स्टॉप करके उसमें ट्रैप भी कर पाए। सो इसका मतलब समझ रहे हो, ये अचीवमेंट आगे चल के हमको नेक्स्ट जनरेशन लाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टिकल स्टोरेज ऑफ डेटा और क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत हासिल करवा सकता है। बट अगेन, दिस टेक्नोलॉजी इज समथिंग फॉर द फ्यूचर। अभी के लिए तो आप लोग बस मेरे इस सवाल का जवाब दो। अब फ्रेंड्स, आज मैंने कम से कम 2 से 3 बार कहा कि BCs क्रिएट करने के लिए उन्हें पावरफुल लेजर से कूल किया जाता है, पर ऐसा कैसे? I mean, लेजर्स तो उल्टा हीट करते हैं ना। एंड ऑल्सो देयर इज नो सच थिंग एज लेजर्स जो ठंडी होती है।
तो एक गर्मा गर्म लेजर से किसी चीज को सुपर कूल करना कैसे पॉसिबल है? क्या आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? अगर हाँ तो लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.